देखेंगे क्या, भूमि वगैरह देखेंगे, टैक्स वगैरह देखेंगे, है ना। और क्या क्या काम किया था, नवरत्न वगैरह देखेंगे कि अकबर के दरबार में कौन कौन नवरत्न वगैरह रहता था, सबके बारे में पढ़ते थे। तो नवरत्न ही स्टार्ट करते हैं क्या है। अभी अकबर हम लोग पार्ट 2 चल रहा है। क्या चल रहा है? अकबर पार्ट 2, अकबर, ठीक है। 1556 से 1605, ठीक है। चलो, अकबर के दरबार में जो थे नवरत्न था। हम तुमको पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे पहले ये बताओ। अभी जस्ट तुमको इतना दीन ए इलाही तक पढ़ा दिए थे ना, दीन ए इलाही धर्म। चलो आते हैं हम लोग वहाँ से, शुरुआत करते हैं, आज ख़त्म ही करते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, डेट ऐसे ही याद रखो, तोता की तरह डेट याद रहना चाहिए, तब ना बुझाएगा तुम मेरा विद्यार्थी है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है? ध्यान दो, तुम फिर पोजीशन कहाँ लिया देखो। अच्छा, आज क्लास समाप्त होने दो, इतना गंदा पीटेंगे ना तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। देखो ये वाला दिल्ली वाला एरिया है। 1572 में और 73 में 2 अभियान कर लिया था कौन? अकबर। गुजरात अभियान क्या था, और 1575 में गुजरात अभियान जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवा दिया था। कहीं कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से जो है ना, ये वाला एरिया में विंध्य पर्वत रेंज है। क्या है? विंध्याचल, पूरा नाम बोलेंगे तो विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया। और यहीं से एंट्री मारता है तुम्हारा दक्षिण भारत। कहाँ मारता है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जैसे एंट्री मारोगे ना, यहाँ पे पड़ता है खानदेश। क्या पड़ता है? तो खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या होता है? प्रवेश द्वार, ठीक है। अब देखो, गुजरात अभियान करने के बाद अकबर को लगा कि क्यों ना हम दक्षिण भारत का भी अभियान करें, समझ में। तो वो अभियान 4 वो करता है। एक अभियान खानदेश, एक अभियान अहमदनगर, एक अभियान बीजापुर और एक नंबर गोलकुंडा, ठीक है। क्या हो गया? खानदेश, अहमद, बीजापुर और गोलकुंडा। कहीं कोई दिक्कत है? ये 4 दक्षिण भारत का उसका अभियान होता है, जिसमें कि सारा अभियान बहुत आसानी से होता है। केवल अहमदनगर की जो शासिका थी, नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बी, और बी पढ़ लेगा ना, वाइफ वाला, बीबी नहीं है, नाम है चांद बीबी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। चांद बीबी बोली कि नहीं, हम अकबर तकबर को हम का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अकबर क्या किया, मतलब सैनिक कार्रवाई करके चांद बीबी को भी अपना अधीनता स्वीकार करवा लिया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब ये चारों देश पर कब्जा किसका हो गया? अकबर का, ठीक है। अकबर कब्जा करके जाता ही है, ठीक है। पता चलता है कि 1601 ईस्वी में, कब? 1601 ईस्वी में खानदेश भी बगावत करता है। क्या करता है? खानदेश बगावत करता है। जैसे गुजरात के बगल में सटा हुआ है, ये देखा था कि अकबर से बगावत किया था गुजरात वाला, ये लोग भी बगावत कर दिया। समझ में? कब? 1601 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? 1601 ईस्वी में खानदेश वाला भी क्या करता है? बगावत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको घेरना शुरू करता है कौन? अकबर, ठीक है। अकबर का थोड़ा एज उज भी हो जाता है, 1542 से 1600 का डेट, लगभग 60 साल प्लस हो गया है ना। युद्ध करने से टेंशन हो गया। यहाँ का जो राजा था ना, वो क्या किया, किला के अंदर घुस गया, आज चारों तरफ तोप लगा दिया। क्या कर दिया? तोप लगा दिया, और किला में बंद हो गया अपने। समझ में? और अकबर को अंदर चैलेंज करता था, आओ हिम्मत फरिया लो, ले पूरा तोप लगा, जनता के सटेगा तो उधिया देंगे हम। पूरा रेंज में रखा हुआ है रडार पर, एकदम चैलेंज रूम अंग्रेज किला से कर रहा है कि तुमको हिम्मत है तो टकराओ हमसे, खानदेश का राजा है हम, खा सके तो काम बड़ा बात है। समझ में आ रहा है? किला अकबर क्या किया, कुछ पैसा देके इसका मेन सैनिक था ना, दरबारी, सबको खरीद लिया। क्या किया? खरीद लिया। जो तोपची था मेन गेट पर लगा हुआ, ठीक है, दरबारी को सबको क्या किया, खरीद के मिला लिया, ठीक है। और यहाँ का जो किला था, किला का नाम क्या था? असीरगढ़ का किला। क्या नाम है? खानदेश में किला का नाम याद रखना, असीरगढ़ का किला। यही पूछेगा, असीरगढ़ का किला, ठीक है, का किला। असीरगढ़ का जो किला था, ये अकबर क्या किया, घूस दे के मिला लिया, ठीक है। और राजवा पास पहुंचा, राजवा तुम चैलेंज कर रहा है, एकदम हिम्मत है फरिया जाओ। अकबर एकदम छुआ खोपड़ी, हिम्मत का बात करता है, हाँ चाचा, चाचा अब दौड़ाएंगे तुमको। समझ में आ रहा है? घूस दे के ही असीरगढ़ का किला क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। 2 तुमसे सवाल पूछेगा, एक अफवाह फैला के अकबर कौन सा युद्ध जीत गया था, तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उसमें झूठी अफवाह फैला दिया था कि अकबर आ गया युद्ध का मैदान में, अब वो जीत गया था। दूसरा यहाँ क्या, घूस दे के कौन सा किला जीता था, तो असीरगढ़ का किला जीत गया। समझ में आया?
चलो अभी फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, क्योंकि अब अकबर को मारने का कहानी आ रहा है यहाँ के बाद, ठीक है। तो अभी उसको नहीं मारते हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विशेष पढ़ लेते हैं कि उसके दरबार में कौन कौन नवरत्न रहता था वो पढ़ लेते हैं। फिर भूमि किस किस प्रकार का था, मतलब टैक्स के आधार पर कैसा भूमि था, उपज के आधार पर कैसा भूमि था, टैक्स किस किस प्रकार से लिया जाता है, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको मारेंगे, अभी उसको यहाँ रोक के आते हैं। चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं नवरत्न के बारे में, क्या देखते हैं, नवरत्न जो अकबर के दरबार। नवरत्न का मतलब होता था 9 गो व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जिसको कि रत्न, रत्न का मतलब समझते हो ना, ओरिजिनल हीरा, हाँ कोहिनूर समझते हो ना, हाँ उसी तरह रत्न होता है एकदम ओरिजिनल हीरा है। जैसे रतन टाटा हो, जिस समय उनका मृत्यु होता है ना, तो देश एकदम सबके निगाहों में एकदम आंसू भरा पड़ा हुआ था कि वास्तविक में देश ने ओरिजिनल रतन को आज खोज दिया। मतलब रतन का मतलब कोई मिलावट नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो नवरत्न का मतलब अपने अपने क्षेत्र में, हाँ महान भी कह सकते हो, विख्यात भी कह सकते हो, कुख्यात भी नहीं, कुख्यात नहीं कर, कुख्यात कहोगे तो अपराधी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कुख्यात नहीं निगेटिव लगता है, प्रख्यात बोल सकते, क्या बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रख्यात। 9 व्यक्ति थे जो अपने अपने क्षेत्र में क्या थे, प्रख्यात थे। ये नवरत्न को उस दरबार में, किसके दरबार में रहते थे, अकबर के। क्यों रहते थे, क्योंकि जब बाबर मरा था ना, तो वो अपना आत्मकथा लिखा था, तुजुक ए बाबरी, है ना। तुमको आगे पढ़ाएंगे, यही नवरत्न जब पढ़ाएंगे तो इसी में पढ़ाएंगे, किसके बारे में, अब्दुल रहीम के बारे में, कि वो क्या किया था, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, मतलब तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट किया था। कौन, अब्दुल रहीम, ठीक है। अब हम तुमको आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिलहाल तो उसमें वो चीज़ लिखा हुआ था कि राजा को ना विलासतापूर्ण जिंदगी नहीं जीना चाहिए, ठीक है, मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए, एकांतवास से बचना चाहिए। एकांतवास का मतलब समझते हो ना, अकेले में, क्योंकि कहा भी जाता है, ऐसे भी तुम लोग बूढ़ा पुराण से सुनता होगा कि खाली दिमाग शैतान का होता है ना। तुम तो हमेशा खलियाहे बैठा रहता है, तो तुमसे बड़ा शैतान कौन होगा, कभी रियलाइज करते हो, हाँ तुमसे बड़ा कोई शैतान है, क्या तुमसे बड़ा खलियाहा कोई है, अरे बोलो काहे नहीं है ना। तो खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर तुम खाली बैठा पड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे मन में बहुत कुछ निगेटिविटी चलते रहेगा। तो लोग के बीच में बैठो, और खास करके अपने से ऊंचे जानकार वाले के बीच में बैठो, ताकि उससे तुम जानकारी ले सको, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो कहा जाता है संगति से गुण आत है और संगत से ही गुण जात है। अगर तुम बैठ जाओगे लो लेवल वाला गुण में, देखो भाई लेवल किसी का नहीं नापते, लेकिन तुमको बता रहे हैं, तुम्हारा अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तुम्हारे पास, और तुम जाके मैट्रिक वाला के साथ बैठ रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ तक डेवलप करेगा, उसी के आसपास होना शुरू हो जाएगा ना, कि कैसे कबड्डी खेलेगा, कैसे कित गोटी मुरा जानते हो तुम लोग, ऐसे जो लड़की लोग ऐसे मारते रहती है गोटी लेके, हाँ तो सब कैसे, यही सब में उलझ के रह जाओगे। और अगर तुम उससे पीजी के संगति में जाओगे, तो कैसे बीएड होगा, कैसे एग्जाम निकाला जाएगा, कैसे बीपीएससी क्रैक किया जाएगा, उसका स्ट्रेटेजी बनेगा। तो संगति से ना असर होता है, तो संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसीलिए वो नवरत्न को अपने दरबार में रखा है कि हम इसी के बीच में रहेंगे ना, तो हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा, समझ में। और धर्म गुरु को सबको क्या किया, साइड कर दिया, मजहर का स्थापना करके पढ़ाए थे ना, हाँ। तो नवरत्न में सबसे पहले कौन कौन था, इसमें 4 गो हिंदू थे, क्या थे, 4 गो हिंदू, अब 5 गो कौन थे, मुसलमान, समझ में आ रहा है। तो 4 पहले अलग पढ़ते हैं, 5 अलग पढ़ते हैं, ताकि तुम लोग को पढ़ने में भी आसान हो जाए। तो पहला देखो, सबसे पहला नाम किसका लेंगे, बीरबल का, क्या लेंगे, बीरबल, ठीक है। सबसे पहला नाम क्या हो गया, बीरबल। बीरबल समझो कि अकबर का प्रधानमंत्री था, क्या था, प्रधानमंत्री मतलब एकदम प्रधान सलाहकार, क्या था, प्रधान सलाहकार, समझ में आ रहा है, कौन था, बीरबल। क्या था ये, प्रधान सलाहकार। सब कुछ लिखना पड़ेगा क्या, हमको लगता है समझा देंगे तो समझदार है, क्या पकड़ो, समझ जाएगा ना। हाँ चलो ध्यान दो, बीरबल हो गया। फिर क्या आएगा, टोडरमल, क्या आएगा, टोडरमल, ठीक है, टोडरमल क्या था बताओ, हाँ ठीक है, कोई वित्त बोलना, कोई राजस्व बोलना, कोई दिक्कत नहीं, राजस्व समझ जाएगा ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। टोडरमल नवरत्न में रहता था, एकदम बढ़िया से नींद ले रहा था बेचारा, उठा दिए। ध्यान दो, नवरत्न में हिंदू से बीरबल, टोडरमल, बीरबल प्रधान सलाहकार, टोडरमल राजस्व मंत्री। अभी देखो ना हम तुमको सब पद देते हैं सब। मान सिंह, क्या नाम था, क्या था, सेनापति, ठीक है। बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, और कौन था, चलो नाम आएगा लिख देंगे। प्रधान सलाहकार हो गया, टोडरमल राजस्व मंत्री हो गया, मान सिंह हो गया सेनापति, और कौन था,
कोई होगा, चलो नाम आएगा दिमाग में लिख देंगे अभी, पेट में। याद देखो इधर 1 नंबर में कौन था, जल्दी बताओ। 1 नंबर में था अबुल फजल, क्या था? अबुल फजल। देखो हम नंबरिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें नंबरिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। ये 4 को इधर थे, अभी 3 लिखे हैं, एक नाम और लिख देंगे, अभी लिखते थे दिमाग में आएगा तो। अबुल फजल, ठीक है, कोई दिक्कत? अबुल फजल। 2 नंबर पे कौन थे? नंबरिंग मतलब 12 नहीं, अबुल फजल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा नंबर पे आएंगे। देखो दीन ए इलाही धर्म का जो मसौदा तैयार किया था, किसने किया था? अबुल फजल, बताए थे ना। तो दीन ए इलाही धर्म का पहला पुरोहित तुमसे भी पूछा कौन था, तो अबुल फजल ही था, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ, ये लिखा था अकबरनामा, क्या लिखा था? ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही का मसौदा तैयार किया था। दूसरा क्या किया था? अकबरनामा लिख दिया था, ठीक है। अकबरनामा कौन लिखा? अबुल फजल। देखो अबुल फजल क्या लिखा था? दीन मसौदा तैयार किया था। क्यों सुस्त है? अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मसौदा तैयार किया था, जो 1582 में अकबर द्वारा लाया गया, ठीक है। अकबरनामा का भी लेखक कौन है? अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा जो है ना 3 पार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। पहला पार्ट में वो जो है अकबर का संघर्ष का जो जीवन है वो बताया था कि उसका बचपन कैसे कटा है, ठीक है, ये कैसे कैसे किसका पालन पोषण में ज़िंदगी गुजारा है। और इसका जो सेकेंड पार्ट था वो अकबर का राजा बादशाह कैसे बना, बादशाह के बाद उसका क्या क्या कार्यक्रम हुआ, वो सब किस में है? सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में क्या किया है? अबुल फजल अपने बारे में लिख दिया है, और उस पार्ट का नाम लिखा आईने अकबरी, मतलब अकबर को आईना दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। समझ में आ रहा है? यही पुस्तक है अकबरनामा। उसके लास्ट में अपने बारे में बहुत कुछ तारीफ लिख के जोड़ दिया। वो जानता था कि अगर हम अलग से बुक निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? अलग से बुक निकालेंगे तो हमारा बुक बा कोई नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए साथ में चिपका दिया, ठीक है। तो ये कौन सा चिपकाया? आईने अकबरी, ठीक है। आइन ए अकबरी बोला जाता है, ठीक है, अकबरी, कोई दिक्कत नहीं है, आईने अकबरी, ठीक है। तो तुमसे कभी कभी पूछेगा कि अकबरनामा के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, ठीक है। इसके बाद में इसी का भाई है, नाम है फैजी। क्या नाम है? फैजी, ठीक है। ये क्या किया था? किसका अनुवाद क्या था? महाभारत का अनुवाद क्या था फारसी में? किसका क्या था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी। समझ में आ रहा है? महाभारत, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर तीसरा नंबर पे कौन आता है? अब्दुल रहीम। कौन आता है? अरे अब्दुल रहीम रुको, तुम बकाता बहुत ज़्यादा स्पीड से। अब्दुल रहीम जो है ना बैरम खां का बेटा था। किसका बेटा था? बैरम खां। इसका माता का नाम सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम, ठीक है। जब 1560 ईस्वी में किसका हत्या होता है? बैरम खां का, ठीक है। तो उस समय अब्दुल रहीम जो था बहुत बच्चा था। क्या था? बच्चा था। तो अकबर को लगा ना कि जिस समय हमारे सर से पिताजी का साया खत्म हो गया, सेम वैसा ही स्थिति किसका हो गया यहाँ पे? अब्दुल रहीम का। तो जैसे अकबर को बैरम खां पाला पोसा, अपना संरक्षण में बड़ा किया, वैसे ही अकबर भी इसको क्या किया? पालना पोसना शुरू कर दिया। जो पालना पोसा था तो ठीक था, लेकिन इसकी मम्मी जो थी सलीमा बानू बेगम, उससे भी ब्याह कर लिया। सोचो कितना खतरनाक था। हाँ, बैरम खां उसका बाप का उम्र का, तो उसकी बीवी कैसी होगी? और उसे भी क्या किया? ब्याह कर लिया। कौन? इसका माता का नाम सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम, ठीक है। इससे भी शादी रचा लेता है कौन? अकबर। और इसको देता है तुम्हारा अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बना देता है। क्या देता है? अरे तुमको तो बहुत मारेंगे गुड्डू कुमार। हम इधर बोर्ड देखते हैं तो तुम उधर लोग खेला करता है। हाँ देख, ध्यान दो। राहुल तुम पीछे देख रहे हो, इधर आगे ध्यान दो। हाँ, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसे बना दिया गया? अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम को जब अनुवाद विभाग का क्या किया? क्या कह रहे? अरे अध्यक्ष बोल रहे, तब इसको दिया खाने खाना का उपाधि। क्या दिया? खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना का उपाधि कौन दिया था? अकबर दिया था। किसको?
अब्दुल रहीम को। अब ये बताओ अब्दुल रहीम कौन सा बुत का अनुवाद करवाया था? ये क्या था? तुजुक ए बाबरी का। क्या था? तुजुक तुजुक ए बाबरी का ये क्या क्या था? अनुवाद किया था। अनुवाद करके लिखा था बाबरनामा। क्या लिखा था? बाबरनामा। ठीक है। तुजुक ए बाबरी क्या था? अकबर का आत्मकथा। ठीक है। उसी को फारसी में अनुवाद करके क्या लिख दिया? बाबरनामा। कौन लिखा था? अब्दुल रहीम खाना। ठीक है। तब अब्दुल रहीम जब इसका अनुवाद करा था तब अकबर को जाके बताया कि तुम्हारा जो दादाजी थे ना उसका मेन जगह कहाँ था? काबुल पसंद था। उनका अंतिम इच्छा था कि जीते जी तो काबुल पर बढ़िया से कब्जा नहीं कर पाए, कम से कम मरने के बाद उसका जो है वहीं पर दफना दिया जाए। तब वो जाके वहाँ से आराम बाग से उसका बढ़िया से निकालता है क्या? हाँ, कंकाल मिलेगा। हाँ, मैंने 1530 में मरता है, आई 1600 के आसपास कोड़वा रहा है, 70-80 साल में रहेगा कंकलवा? हाँ, रहेगा रे? पॉसिबल है? नहीं। तो वहाँ का मैंने समझो कि एक तरह से सांकेतिक चीज़ क्या, वहाँ का मिट्टी निकलवाया और वही मिट्टी ने आके कहाँ रख दिया? वहाँ पे काबुल में। समझ में आ रहा है ना? यह इसी के कहने पर यही अकबर को हर चीज़ बताता है कि एकांतवाद से बचिए, विलासतापूर्ण जीवन से बचिए, मतलब शराब तराब मदिरा पान लड़की तड़की चक्कर में नहीं पड़िए। समझ में आ रहा है? कौन सलाह देता था? अब्दुल रहीम। ठीक है। तो अब्दुल रहीम तुजुक ए बाबरी को क्या क्या था? फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एक है तुम्हारा चौथा नंबर है ना? चौथा। यहाँ पे तुम्हारा है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा जो था बेसिकली एक कॉमेडियन था। इधर वाला 1 2 3 ही नाम लिखा है ना? एक नाम कोई मिसिंग है, उसमें लिखो तो फटाफट। अरे मान सिंह तो लिखा हुआ है। मान सिंह, हाँ, बारे गोली कुमार तानसेन। ठीक है। लोगो चौथा नंबर पे क्या था? हम बोला क्या मिस कर रहे हैं, पेट में नाम है तानसेन। ठीक है। तानसेन जो बेसिकली था ग्वालियर घराना से था। कहाँ से था? ग्वालियर घराना से। तान सिंह का बचपन का नाम रामतनु पांडे। क्या नाम था? तान सिंह का बचपन का नाम रामतनु पांडे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तानसेन के बारे में सुनता है, बहुत बड़ा गायक थे। क्या थे? बहुत बड़ा ज्ञान है। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है बाबू? बहुत बड़ा संगीतकार है। हाँ, बहुत बड़ा संगीतकार। गायक बोले तो इसको नहीं, अलगे वर्ड ठूसेगा उसमें, ऐसे खतरनाक है। तानसेन के बारे में सुन लिया। मान सिंह सेनापति, टोडरमल राजस्व मंत्री, बीरबल प्रधान सलाहकार। देखो जितना मेन विभाग सब हिंदुओं के पास था। समझ में आ रहा है? इधर क्या था? तुम किताब का लिखो, मेरे बारे में जीवनी लिखो, तुम अनुवाद करो, तुम भी अनुवाद करो। मुल्ला दो प्याजा था कॉमेडियन, मैंने सबको हंसाओ। समझ में आ रहा है? मुल्ला दो प्याजा क्या था? कॉमेडियन था। समझ में आ रहा है? तुमसे कहीं कहीं पूछेगा कि अकबर के दरबार के नवरत्न में कॉमेडियन का क्या नाम था? ठीक है। या फिर मुल्ला दो प्याजा क्या करते थे? तो कॉमेडी करते थे। समझ में आ रहा है ना? सवाल को इसे देखना। मुल्ला दो प्याजा नाम से भी लग रहा है ना? एक और बच गया, इसको यहीं पे निपटाइए देते हैं। 5वां नंबर। ठीक है। इसका नाम है हकीम हुकाम। क्या नाम है? हकीम हुकाम। ठीक है। हकीम हुकाम। ये जो हकीम हुकाम था ना, ये बावर्ची था। क्या था? बावर्ची। रुक जाओ, बावर्ची कौन कौन जानता है? बावर्ची का मतलब क्या होता है? नहीं जानता है? तुम जानता है रे? तुम लोग? हाँ, गुड। पूछे कि जानता है कि नहीं जानता, ये बताओ तो आंसरे बोल दिया। अरे बुड़बक बोलेगा क्या बोले तुमको? छत पर से कौन कौन कूदेगा? कूदिए जाएगा डायरेक्ट। अरे पूछ रहा, कूदने हम अलाउ करेंगे तब ना। हाँ, खाली पूछेंगे कूद जाएगा। हम पूछे कौन कौन जानता है इसका मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं। बावर्ची का मतलब इंग्लिश में सेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ। जो बड़ा बड़ा होटल होता है ना, 5 स्टार, देखना बढ़िया से मुकुट पहन के, व्हाइट बढ़िया से पहन के, एक उस बावर्ची का सेफ का अच्छा 5-5 लाख, 6-6 लाख, 4-4 लाख, 3-3 लाख का सैलरी होता है। कम नहीं आंकना। अब यहाँ स्ट्रीट फूड पर जो बनाता है वो अच्छा खासा कमा लेता है। जो खाना वाना बनाता है ना, उसी को बावर्ची बोला जाता है। क्या बोलता है? उसी को बावर्ची बोला जाता है। खाना बनाने वाले को बावर्ची बोला जाता है। क्या बोलता है? इंग्लिश में सेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा खासा सैलरी होता है। होटल में जो बड़ा जो होटल होता है ना, बड़ा होटल का मतलब क्या? 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का जो होटल होता है, उस समय जो खाना बनाना रहता है उसको सेफे बोलते हैं। समझ में आया? खाना बनाने वाला मिस्त्री कहाँ है जी? इन्हें बोलिएगा जाके। सुरेंद्र बोलेगा क्या? तुम बोलना। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो हम बोले कि कितना खतरनाक ज्ञान लेके बैठा हुआ है। अजीब अजीब नहीं है ये गधा के। अभी आज का क्लास खत्म होने दो, तुमको इतना गंदा क्लास लगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी तुम क्लास से कुछ तुमको बोल नहीं रहा सबके सामने। अभी तुम सबको निकालेंगे और तुमको वहाँ बैठाएंगे ऑफिस में। अभी तुम रुक जाना और जाना नहीं तुम। ठीक है। हकीम हुकाम और बावर्ची, 9 को 9 नाम लिख दिया ना यहाँ पे। हाँ,
नौवों का नौवों नाम याद रखो बाबू। चलो इधर से पहले 4 हिंदू का नाम बताओ। बीरबल, जोर से बोलो। बीरबल 1 नंबर पर, देखो नंबरिंग नहीं, याद कराने के लिए नंबरिंग बोलो, ठीक है। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, तो आंसर इधर 4 हो गया, कोई दिक्कत है? इधर से आओ, 1 नंबर से शुरू करना, ठीक है। 1 अबुल फजल, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 अब्दुल रहीम, खाना मत बोलना, अब्दुल रहीम। 3 पे अब्दुल रहीम, 4 पे मुल्ला दो प्याजा, क्या बोलेंगे? 4 पे मुल्ला दो प्याजा, 4 पे 5 हकीम हुकाम, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो मेरे साथ, हकीम हुकाम। अब्दुल, अब्दुल फैजी, फैजी, ठीक है, बोलो अबुल, ये 3 नंबर, 4 मुल्ला दो प्याजा, 4 में 5 हकीम हुकाम। अब तुम लोग को बताओ पांचों का पांचों नाम याद हुआ? देखो पहले कोशिश करना ये 4 रो बोलने का, ठीक है। कैसे बोलेंगे? 1 नंबर पर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, गुड। इधर आओ, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 हकीम हुकाम। ये क्या था? नवरत्न था, समझ में आ रहा? अब स्पीड में हम जमीन का प्रकार भी लिखा देते हैं, कोई दिक्कत? स्पीड में क्या करते हैं? जमीन, देखो एक था तुम्हारा टैक्स के आधार पर और एक था तुम्हारा उपज के आधार पर, ठीक है, कि उपजाऊ भूमि को कैसे बांटा गया और टैक्स के लिए जमीन को कैसे बांटा गया, ठीक है। नवरत्न तो हो ही गया, यही पे लिख देते हैं। चलो 1 नंबर पे था नवरत्न, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं लोग जमीन में, ठीक है। एक होता उपज के आधार पर, क्या था? उपज के आधार पर, ठीक है। उपज के आधार पर जमीन को 4 टुकड़ा में 4 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 4 भाग में, ठीक है। पहला भाग का नाम क्या था? क्या नाम था रे? पोजल, क्या नाम था? पोजल। देखो 1 नंबर पे पोजल, ठीक है, पोजल। 2 नंबर पे परती, क्या नाम था? 3 नंबर पे चाचर, क्या नाम था? मेरे पीछे बोला करो, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। और 4 नंबर पे जो था वो था तुम्हारा बंजर, क्या नाम था? बंजर, ठीक है। ये जमीन का जो है कैटेगरी था किसके आधार पर? उपज के आधार पर, ठीक है। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे 2, 3, 3 और 4 बंजर, ठीक है। 4 प्रकार से जमीन को बांटा गया था, किसके आधार पर? उपज के आधार पर। जो जिसमें सालों भर पैदा होता था, क्या होता था? जिसमें सालों भर पैदा होता था उसको पोजल बोलते थे। क्या बोलते थे? पोजल। जिसमें साल में 1 बार खेती होता था उसको परती, क्या बोलते थे? परती। अभी तुम लोग गांव में जाता होगा, जो खेत में धान और गेहूं नहीं रोपाया तो बोलता है हमारा खेता परती रह गया, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, तो वही परती भूमि यहीं से आया है, समझ में आया? देखो पोजल, जिसमें सालों भर खेती होता है, कभी आलू रोप दो, कभी प्याज रोप दो, कभी लहसुन, कभी पालक, कभी दाल, कभी कुछ भी, कभी सोना, नहीं सोना रोपता है, हंसेगा रे कहता। हाँ चलो, हाँ यहाँ देखो, मारेंगे दंड, ठीक है। तो जिसमें सालों भर खेती होता हो उसको क्या बोलते हैं? पोजल। जिसमें साल में 1 बार खेती होता हो परती। जिसमें 4 साल में 1 बार खेती होता हो चाचर। चाचर मतलब 4 साल, क्या मतलब? मतलब 4 साल में उसमें 1 ही बार खेती हो सकता है, समझ में आ रहा है? उसका जो फर्टिलिटी होता है वो कमजोर होता है। 4 साल में उसमें कितना बार खेती होगा? 1 बार, उसको क्या बोलते हैं? अब बंजर का मतलब सुरेंद्र प्रसाद। कतनो कुछ बोल दो, हरियाली इसके जीवन में नहीं आने वाला है, जीवन इसका पूरा हो गया है बंजर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे मत बोलो, सुंदर नहीं तो बोल रहे। हाँ
ऐसे सुरेंद्र मत बोलो। मतलब बंजर का मतलब सुरेंद्र को देख लो। जिंदगी पूरा बिता दिया है लेकिन हरियाली नाम का कोई उपाय नहीं लगा है। ना तो ये पौजल हो पाया, ना तो ये परती हो पाया, और ना ही ये चाचर। कम से कम 4 साल में तो वो चांद को तुम देख लेता है। 4 साल में तो फरवरी का 29वां महीना रिपीट करता है। तुम कौन जिंदगी लेके आया है कि तुम्हारे जिंदगी में एकदम हरियाली आइए नहीं रहा है? तुम किसी और को चाहो तो कोई बात नहीं है कि नहीं? ना ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे सुरेंद्र। सुरेंद्र बोलता है बाबू, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, है कि नहीं? इसी यादव जी का शायरी है, याद है कि नहीं? लोकसभा लालू प्रसाद यादव, याद कर लेना, है ना। चलो, तो भूमि देख लिया कितना प्रकार, उपज के आधार पर, ठीक है। अब टैक्स के आधार पर भूमि को बांटा गया होगा, बांटा गया होगा ना अभी कि टैक्स के आधार पर कैसे। तो देखो, एक भूमि था खालसा, क्या था? खालसा भूमि, ठीक है। कौन सा भूमि था? एक था जागी, क्या नाम था? जागी भूमि, ठीक है। ये सब भूमि का प्रकार लिखा रहे हैं। खालसा, जागी, पैबाकी, क्या था? पैबाकी, ठीक है। पैबाकी, ठीक है। खालसा हो गया, जागी हो गया और पैबागी हो गया। हो गया मददे मास, क्या हो गया? मददे मास, मददे मास। टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। आई एम हेयर, डोंट यू वरी। खालसा का मतलब होता था सरकारी जमीन, क्या होता था? अकबर को जो टैक्स का प्राप्ति होता था ना, बेसिकली ओरिजिनल, वो कहाँ से होता था? खालसा से, ठीक है। खालसा का मतलब सरकारी भूमि था, जो जमीन अकबर के सारा कब्जा में हुआ करता था, जिसका कोई टैक्स केवल केवल कहाँ जाएगा? अकबर को ही जाएगा, ठीक है। उस जमीन को खालसा जमीन बोला गया, क्या बोला गया? खालसा जमीन। जागी जमीन उसको बोला गया जो जागीरदार यानी मनसबदार को दिया गया था। किसको दिया था? मनसबदार। मनसबदार का मतलब तुमको समझाए थे ना। मनसबदार का मतलब समझाए थे कि जैसे हम लोग गुप्त काल पढ़ते थे। कौन सा काल? तो गुप्त काल में सामंती व्यवस्था चलता था, क्या था? सामंती व्यवस्था। उसमें था कि सैनिक का जो सैलरी है ना, तो सैलरी के बदले उसको क्या देना है? जमीन देना है। मतलब नगद के बदले उसको जमीन देना होता था, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य, तो तुमको वहाँ पे नायंगर व्यवस्था पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? नायंगर। सेम चीज़ था, मतलब सैलरी के बदले जमीन देता था जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। सैनिक हो, अधिकारी हो, उसको सैलरी के बदले क्या मिल रहा था? जमीन। जब हम बात करते थे दिल्ली सल्तनत का, तो तुमको पढ़ाए थे इक्ता व्यवस्था। क्या पढ़ाए थे? 3 चीज याद रखना, सामंती व्यवस्था, नायंगर व्यवस्था और इक्ता व्यवस्था। इसमें क्या था कि नगद वेतन के जगह पे जमीन देने का प्रावधान था, ठीक है, अधिकारी को। अगर तुम्हारा सैलरी 10,000 का है तो 10,000 का जो जमीन का वैल्यू होगा वो जमीन तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में चल रहा था सामंती, नायंगर और इक्ता व्यवस्था, ठीक है। जब हम बात करते हैं मुगल का, ठीक है, तो यहाँ पे अकबर क्या किया? उसी चीज में थोड़ा सा ना चेंजिंग लाया, मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, कि भाई अगर हम जमीन सैलरी के बदले जमीन देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि राजा से बेसी जमीन उसका किसको हो जाता है? सामंत को हो जाता है, ठीक है। अब वही सामंत बाद में राजा को अपदस्थ करके नया वंश का शुरुआत करता है। तो ये सब स्टडी कर रहा था कौन? अकबर। समझ में आ रहा ना? वो क्या किया? बोला ठीक है, तो हम इस पर कुछ ना सुधार लाएंगे। लाया वो मनसबदारी व्यवस्था। क्या लाया? मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था में क्या हुआ? सैलरी के बदले जमीन ना दे के सैलरी के बदले उतना जमीन देता था जितना से कि उसका सैलरी भर टैक्स वापस आ जाए, मतलब टैक्स वसूलने के लिए बोलता था, ठीक है। जैसे किसी का 10,000 का सैलरी है, क्या है? 10,000 का, तो अकबर बोलता था कितना गांव का टैक्स वसूलता है? तो 10,000 होगा। बोलेगा हुजूर 5,000। बोला जाओ, वो 5 गांव से टैक्स तुम्हें वसूलेगा। समझ में आया? अब तुम अपना सैलरी ले लेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? जमीन का मालिकाना हक किसके पास? अकबर के पास। जमीन का टैक्स वसूलेगा कौन? मनसबदार। उसका सैलरी वही टैक्स से होगा। समझ में आया? ऊपर से जितने भी मनसबदार थे, समझ में आया, जितने भी मनसबदार थे सबको घोड़ा वाला सैनिक, क्या, और पैदल सैनिक रखने का अनुमति देता था कौन? अकबर, कि तुम रखो तब ना तुम टैक्स वैक्स वसूलेगा, नहीं तो सुरेंद्र जैसा कमजोर बन के हिलल जुलल जाएगा, कौन टैक्स देगा? दौड़ा नहीं देगा इसको। हाँ, थोड़ा सा दबंगिरी दिखाना पड़ता है रंगदारी लेने के लिए, है ना। तो टैक्स लेने के था, बोला था दबंग बन के जाओ, तो घुड़सवारी, घोड़ सैनिक और पैदल सैनिक दोनों रहता था मनसबदार के पास, ठीक है। अब मनसबदार का अगर टैक्स है 15,000 रुपया, सब जो एग्जाम्पल समझो, अगर उस एक गाँव का 10 गांव का टैक्स अगर 15,000 है तो बोलेगा तुम टैक्स वसूलो, 15,000 टैक्स है, 5,000 हमको भेजो और 10,000 तुम रख लो। बाकी जो सैनिक का मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो भी तुम ही देगा। एक तो 2 चीज़ हो गया, उस एरिया में जो टैक्स का अधिकारी होता, नियुक्त करता, वो पैसा बच गया अकबर को, उसी में निपटा था कि तुम एक टैक्स वसूलो। दूसरा, सैनिक का जो खर्चा अकबर का होता था वो भी बच गया। लेकिन जब युद्ध होता था सब मनसबदार को
फ़ोन करता था कि घोड़ा सैनिक लेकर सब कहाँ पहुँच जाओ, दरबार में चलना है आक्रमण करने के लिए। तो समझो कि कम खर्चा में वो बहुत विशाल सेना को भी मेंटेन करके रखा हुआ था। ठीक है, सब मनसबदार का टैक्स दिया, अब जाओ तुम उधर सैनिक को भी मेंटेन करना, और सैनिक भी एकदम छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, आराम से जीवन यापन सबका भी अच्छा हो रहा था। ठीक है, तो मनसबदारी था। तो ये देखो, खालसा सरकारी जमीन जो कि टैक्स कौन लेगा, अकबर, और जागीर का टैक्स था वो मनसबदार का होता था। किसका होता था, मनसबदार। ठीक है, ये जो पैवाकी है, पैवाकी क्या होता था कि नया नियुक्ति जो सैनिक होता है या अधिकारी, किसी का टैक्स में मतलब बढ़ोतरी, मतलब किसी का टैक्स में अगर कमी हो रहा है तो ये पैवाकी से लेके क्या करेगा, वो टैक्स को पूरा कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब घाटा बढ़ा को मैनेज करने के लिए क्या था, पैवाकी। खालसा पर अधिकार सरकारी मतलब अकबर का, ठीक है, जागी पर मनसबदार का, और पैबाकी का मतलब घाटा बढ़ा मैनेज करने का। कोई नया सैनिक आएगा तो पैबाकी से जमीन दे दिया जाएगा, गांव दिया कि जाओ तुम इसका टैक्स वसूलना। ठीक है, समझ में आया। और मद्दे मास था दान में देने वाला भूमि, मदद के तौर पे, मददे मास मतलब मदद देने वाला, समझ में आ रहा है। तो मदद के तौर पर जो भूमि दान में दिया जाता था उसको मददे मास बोला जाता था। क्या बोलता था, ठीक है। खालसा किसके लिए, सरकारी टैक्स जो हो गया। जागी किसके लिए, मनसबदार के लिए। पैबाकी घटा बढ़ा मतलब नया सैनिक आए उसके लिए जो अगर टैक्स वैक्स होगा तो पैबाकी से दे दिया जाएगा। अब मध्य मास मतलब दान वगैरह देने के लिए जो जमीन होता था। ठीक है, उपज के आधार पर 4, टैक्स के आधार पर 4। देख लिया ना, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग टैक्स यानी कर कैसा था। तो इसमें ना 2 प्रकार से कर होता है। एक तो कर होता है तो तुम डायरेक्ट जमीन पर बांध लो कि हमारे पास 20 कट्ठा खेत है, उसका टैक्स क्या होगा पर ईयर हम देंगे। या फिर एगो बांध लो कि उपज के आधार पर देंगे। अगर 20 कट्ठा खेत में हमारा 10 बोरा गेहूं हो रहा है तो 2 बोरा हम देंगे टैक्स में। 2 प्रकार से टैक्स बांधा जाता है, होता है ना। उसमें चोरी होने का संभावना रहता है। अगर उपज पर टैक्स बांध दिया, चोरी होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। बोला कि 10 बोरा गेहूं बचता है तो किसी साल 15 बोरा भी उपज जाएगा, किसी साल 10 बोरा उपजेगा, किसी साल अकाल भी पड़ जाएगा। अब अकाल पड़ेगा तो किसान क्या करेगा, अपना किडनी और गुर्दा और लीवर से निकाल के देगा गेहूँ। पॉसिबल है, हाँ। तो फ्लक्चुएशन तो हो रहा था ना, तो ये लगा था नहीं ये जो उपज के आधार पर ये सूटेबल नहीं हो रहा है। अब बोला कि नहीं तो एक काम कीजिए जमीन के आधार पर दे दीजिए। अब जमीनमा में जब उपजबे नहीं करेगा तो कैसे टैक्स देगा, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो अकबर क्या किया, देखो जो जमीन के आधार पर टैक्स था उसको क्या बोलते थे, जाबती। क्या बोलते थे, जाबती। ठीक है, और जो उपज के आधार पर टैक्स था उसको बोलते थे कनकूत। क्या बोलते थे, कनकूत। समझ में आ रहा है। देखो जमीन पर पड़ने वाले टैक्स को जाबती, ठीक है, और उपज पर पड़ने वाले टैक्स को कनकूत बोला जाता। ठीक है, अकबर क्या बोला, ये दोनों का टैक्स को टोडरमल के मदद से 10 साल का रिकॉर्ड निकालवाया पूरा जमीन का। ठीक है, कि 10 साल में ऑन एन एवरेज कितना जमीन में पैदावार हो रहा था। समझ में आ रहा है, ऑन एन एवरेज 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा तो कम से कम एवरेज तो आ जाएगा ना। किसी साल 15 बोरा, किसी साल 10 बोरा, किसी साल अकाल, सब कुछ आ जाएगा 10 साल में आएगा ना। ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो हाँ, तो वो ऑन एन एवरेज 10 साल का रिकॉर्ड निकाला और एक नया टैक्स लेकर आया, आईने 10 साल। क्या लेकर आया, आईने 10 साल या आइन ए 10 साल लिख सकते हो। ठीक है, 10 साल। ठीक है, आईने 10 साल क्या था, टैक्स था। किसके द्वारा लाया गया, अकबर के द्वारा टोडरमल के मदद से। समझ में, ये हो गया उसका टैक्सेशन का व्यवस्था, ये जमीन का व्यवस्था। अब उसको आज मार ही देते हैं लास्ट में। ठीक है, बहुत लंबा नहीं तो खिंचाएगा। चलो ये सब समझा देना बाबू, ध्यान आ गया। अब देखो 601 में खान देश वाला विवाद करता है। खान देश को जैसे ही कब्जा दोबारा ये चढ़ाई करता है और अस्सीगढ़ का किला को जैसे कब्जा में लेता है तब तक जहांगीर हो जाता है बड़ा। ठीक है, और जहांगीर 1 नंबर का खतरनाक आदमी था। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली जहांगीर कहाँ चली, नहीं अनारकली बोलता है ना, अनारकली डिस्को चली। तो जहांगीर थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब जहांगीर को लग रहा था ना कि बुढ़ा गया है, अभी तक हमको गद्दी नहीं सौंपा है। जहांगीर के मन में बगावत शुरू हो गया अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ जहांगीर के मन में बगावत शुरू होता है। ठीक है, अब बगावत जब करता है तो अकबर बोलता है, अरे बुढ़बकवा तुम पागल है क्या, जब हम दुनिया के लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे, तुम तो मेरा बेटा है। ठीक है, क्या लगता है तुमको, तुम्हारे लिए हम कुछ बुरा करेंगे। ये जो पूरा हिंदुस्तान जीत के लाए हैं किसके लिए लाए हैं, सब तो तुम्हारे लिए है। और अभी मेरा दक्षिण भारत में देखो अस्सीगढ़ का किला में विवाद हुआ था, अभी उसको जीत के लाए हैं। तुम अभी नया नया गद्दी पर बैठेगा, तुमको अभी समझने में वक्त लगेगा, तुम सीखो, आने दो समय, तुमको गद्दी सौंप देंगे, तब तक हम पूरा दक्षिण भारत को क्या करेंगे, फतह कर लेंगे। ये बोला ना हो तो, नहीं समझा, क्या बोला, ना हो तो मतलब हम गद्दिया हमको चाहिए। आप पूरा बगावत करना शुरू कर दिया। तो 1602 में उसके घर में होता है बगावत। तो जब बगावत होता है तो उसका सबसे करीबी व्यक्ति था अकबर का, कौन, अबुल फजल। ठीक है, कौन था, अबुल फजल।
अबुल फजल को भेजा कि जाओ देखो बुढ़बकवा मेरा सुरेंद्र नहीं, मतलब तुमको बार बार नाम आता है जहांगीर, ठीक है, तुम गलत मत समझना। बोला जाओ देखो मेरा जहांगीर क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे वाला गुस्सा में है, जाओ उसको थोड़ा सा मना लो, समझ में आया। अबुल फजल एकदम मीठी बानी वाला व्यक्ति था, मीठा मीठा बोल के सबको मोह लेता था। जहांगीर को पता था कि अगर हम अबुल फजल से बतियाए तो पक्का फिर मना लेगा, फिर हमको 10 साल कुर्सी नहीं मिलेगा, एक काम कर बतिएबे नहीं करेंगे। अभी पूरा गोसाल था और उसी के दरबार में जहांगीर के साथ रहता था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला, नाम याद रखना, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला को बोला कि जैसे अबुल फजल आएगा कुछ मत सुनना, वो अगर बोलना सुनेगा ना, उसका बोली सुनेगा तो बहुत मीठा बोलता है। अब जहांगीर को लगता था क्या लगता था पता है, कि मीठा बोल के हमको फंसा लेगा। हाँ, मीठा बोल क्या लगता है, पता लगा। जहांगीर बोलता है बेशक तुम्हारा आवाज़ बहुत मीठा है, क्या है, बेशक तुम्हारा आवाज़ बहुत मीठा है, लेकिन तुम आज हमसे बतियाओगे तो मुझे जहर लगेगी। मतलब तुम बतियाना नहीं हमसे, समझ में आ रहा है। एकदम खतरनाक वर्ड बोला था जहांगीर। और जैसे वीर सिंह बुंदेला के पास पहुंचता है कौन, अबुल फजल, कि जाके हमको बतियाना है किससे, जहांगीर से, ले चाकू घोंप दिया किसको, अबुल फजल को। और अबुल फजल का हत्या 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। कब? अबुल फजल वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। बुंदेल का रहने वाला था ये आदमी, तो इसी के नाम हो गया वीर सिंह बुंदेला। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं ना, क्वीन ऑफ झांसी है ना, तो झांसी की रहने वाली थी। उसी तरह बुंदेलखंड का रहने वाला था वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल को 1602 में क्या करता है, चाकू घोंप के हत्या करता है। और जैसे अबुल फजल का हत्या करता है, अकबर बहुत टूट जाता है, समझ में, चूंकि उसका बहुत करीबी व्यक्ति था, ठीक है। और टूटता है, अब महज 2 से 3 साल में, मतलब बीमारी का स्थिति में होता है। और 1605 इसमें क्या होता है, अकबर का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। लो रे अकबर तोरा हो गया श्री गणेश, ठीक है। अकबर क्या हो गया, अकबर का मृत्यु, समझ में आया। कब होता है, 1605। अब गद्दी पर कौन बैठेगा, जहांगीर। जहांगीर का पोस्टमार्टम कब करेंगे, कल, ठीक है। चलो अभी यहीं